ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम सब अपनी जिंदगी में रोज कुछ न कुछ सीखते ही हैं, है ना? कभी कोई नई भाषा, कभी गाड़ी चलाना या फिर किसी मुश्किल परीक्षा के लिए तैयारी करना। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये असल में काम कैसे करती है? हम कोई आदत क्यों बना लेते हैं और कोई क्यों छोड़ देते हैं? यही सवाल बीएफ स्किनर नाम के एक बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक के दिमाग में भी था। उन्होंने सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ ऐसे प्रयोग किए जिनके जो नतीजे हैं वो आज भी मनोविज्ञान की दुनिया में बहुत अहमियत रखते हैं। और आज हमारे पास आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा के नजरिए से तैयार किए गए कुछ नोट्स हैं, तो हम इन्हीं के आधार पर स्किनर के सिद्धांत की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि सिद्धांत की आत्मा को समझना है। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। स्किनर के लिए सीखना या जिसे हम अधिगम कहते हैं, उसका मतलब क्या था? हमारे नोट्स की पहली पंक्ति कहती है, स्किनर के अनुसार व्यक्ति का सक्रिय व्यवहार ऐसा व्यवहार है जो उत्तेजनाओं के नियंत्रण में नहीं होता, अतः इसमें प्राणी की इच्छा शामिल होती है। ये सुनने में थोड़ा किताबी लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? देखिए, इसे समझने के लिए हमें दो तरह के व्यवहार में फर्क करना होगा। एक होता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक? हाँ, रिएक्टिव बिहेवियर। जैसे तेज रोशनी पड़ने पर हमारी पलकें अपने आप झपक जाती हैं, या गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ खुद ब खुद पीछे हट जाता है। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये बस हो जाता है। ये किसी बाहरी उत्तेजना की वजह से होता है। ठीक है, तो ये तो एक तरह का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हुआ, बिल्कुल। फिर दूसरा है सक्रिय व्यवहार, यानी एक्टिव बिहेवियर। ये वो है जो हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे अभी किसी का इस चर्चा को सुनने का फैसला करना, या नोट्स बनाना, या फिर चाय बनाने के लिए किचन में जाना। इन कामों के लिए कोई बाहरी उत्तेजना हमें मजबूर नहीं कर रही, हम ये काम सोच समझकर कर रहे हैं। स्किनर का पूरा ध्यान इसी सक्रिय व्यवहार पर था। उनका मानना था कि असली सीखना इसी में होता है। अच्छा, तो स्किनर कह रहे हैं कि सीखना कोई अपने आप होने वाली क्रिया नहीं है। इसीलिए नोट्स की अगली लाइन ये कहती है, अधिगम प्रतिक्रियात्मक व्यवहार में नहीं, अपितु सक्रिय व्यवहार में होने वाला बारंबार परिवर्तन है। इसका मतलब हुआ कि सीखना हमारे अपनी मर्जी से किए गए कामों में आने वाला एक स्थायी बदलाव है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसका एक क्लासिक उदाहरण है साइकिल चलाना सीखना। हाँ, बिल्कुल। साइकिल चलाना कोई ऑटोमेटिक क्रिया तो है नहीं। हम अपनी इच्छा से कोशिश करते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर प्रयास करते हैं। धीरे धीरे हमारे हाथ, पैर और शरीर के संतुलन में एक स्थायी बदलाव आता है और हम सीख जाते हैं। हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। यही है सक्रिय व्यवहार में होने वाला बारंबार परिवर्तन। स्किनर के लिए यही असली अधिगम है। ये तो बहुत साफ हो गया, पर सवाल ये है कि हम कोई एक खास सक्रिय व्यवहार करना सीखते कैसे हैं? हजारों कामों में से हम कोई एक काम बार बार क्यों करने लगते हैं? यहीं पर शायद स्किनर का सबसे मशहूर प्रयोग सामने आता है। बिल्कुल, यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। स्किनर ने यह समझने के लिए चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए। उन्होंने एक खास तरह का बॉक्स बनाया, जिसे आज दुनिया स्किनर बॉक्स के नाम से जानती है। अब आप कल्पना कीजिए, उस बॉक्स में एक भूखा चूहा बंद है और अंदर एक छोटा सा लीवर लगा हुआ है। चूहा भूखा है तो जाहिर है वो बेचैन होगा, इधर उधर घूमेगा, बॉक्स से निकलने की कोशिश करेगा। और इसी दौरान गलती से उसका पंजा उस लीवर पर पड़ जाता है। जैसे ही लीवर दबता है, खट की आवाज के साथ बॉक्स में खाने का एक दाना गिरता है। अच्छा, उसे इनाम मिल गया। उसे इनाम मिल जाता है। अब सोचिए, चूहे के दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसने एक काम किया, लीवर दबाया, और उसका एक नतीजा निकला, उसे खाना मिला। तो अगली बार जब उसे भूख लगेगी तो शायद वो फिर से उसी लीवर के आसपास घूमेगा, और कुछ कोशिशों के बाद वो ये सीख जाएगा कि अच्छा, लीवर दबाने से खाना मिलता है। फिर वो जानबूझकर लीवर दबाना शुरू कर देगा। यही इस सिद्धांत का सार है। स्किनर ने पाया कि व्यवहार उसके परिणाम से नियंत्रित होता है। अगर किसी काम को करने का नतीजा अच्छा यानी संतोषजनक होता है, तो उस काम के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी अच्छे नतीजे को स्किनर ने कहा पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट। वो खाना उस चूहे के लिए एक पुनर्बलन था। तो ये आइडिया थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से बहुत मिलता जुलता है, जैसा कि हमारे नोट्स में भी लिखा है। थॉर्नडाइक ने भी तो लगभग यही कहा था कि जिस काम का प्रभाव अच्छा होता है, हम उसे सीखते हैं। बिल्कुल।
स्किनर ने थॉर्नडाइक के इसी प्रभाव के नियम मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट को अपने सिद्धांत का आधार बनाया। उन्होंने बस इसे और ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से समझाया और पुनर्बलन की जो अवधारणा है उसको बहुत विस्तार दिया। पुनर्बलन इस पूरे सिद्धांत का केंद्रीय स्तंभ है। नोट्स में एक लाइन है, पुनर्बलन अधिगम को शक्तिशाली बनाता है। ये शायद सबसे जरूरी लाइन है। पुनर्बलन को थोड़ा और समझते हैं। आमतौर पर लोग इसे इनाम यानी रिवॉर्ड समझ लेते हैं। क्या ये सिर्फ इनाम ही है? इनाम इसका एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब आप किसी व्यवहार के बाद कुछ अच्छा देते हैं ताकि वो व्यवहार दोबारा हो, जैसे बच्चे के अच्छे नंबर आने पर उसे साइकिल दिलाना। लेकिन एक और तरह का पुनर्बलन होता है नकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और यहीं पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ, नकारात्मक शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई सजा हो, पनिशमेंट। पर ये सजा नहीं है, बल्कि उसका ठीक उल्टा है। नकारात्मक पुनर्बलन में आप किसी व्यवहार के बाद कुछ बुरा या असुविधाजनक हटा लेते हैं ताकि वो व्यवहार दोबारा हो। अच्छा, हटा लेते हैं। हाँ, उदाहरण के लिए कार चलाते समय सीट बेल्ट न लगाने पर कार लगातार बीप बीप करती है, जो हमें परेशान करता है। जैसे ही हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं वो विरोध करने वाली आवाज बंद हो जाती है। यहाँ एक बुरी चीज यानी आवाज को हटाकर सीट बेल्ट लगाने के व्यवहार को मजबूत किया जा रहा है ताकि अगली बार हम कार में बैठते ही सीट बेल्ट लगा लें। बिल्कुल। तो दोनों ही मामलों में चाहे कुछ अच्छा मिले या कुछ बुरा हटे, व्यवहार के दोबारा होने की संभावना बढ़ रही है। ये बहुत दिलचस्प है। तो पुनर्बलन का काम सजा देना नहीं बल्कि व्यवहार को शक्तिशाली बनाना है, जैसा हमारे नोट्स में लिखा है। अब एक और चीज पर आते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इस सिद्धांत के कई अलग अलग नाम हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, साधनात्मक अधिगम, सक्रिय अधिगम, नैमित्तिक अधिगम और टाइप आर। ये इतने सारे नाम क्यों हैं? ये सारे नाम असल में सिद्धांत के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। अगर हम इन्हें साथ समझने की कोशिश करें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इन्हें दो ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, ये अच्छा तरीका है। पहला ग्रुप उन नामों का है जो व्यवहार या क्रिया पर जोर देते हैं। जैसे पहला है सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग। जी, ये नाम इसलिए है क्योंकि इसमें सीखने वाला, चाहे वो चूहा हो या इंसान, चुपचाप बैठा नहीं रहता, वो सक्रिय होकर कुछ करता है। दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। हाँ, ऑपरेंट शब्द ऑपरेट से बना है, यानी पर्यावरण पर काम करना। चूहा पर्यावरण पर एक क्रिया कर रहा है। और तीसरा है साधनात्मक अधिगम, मतलब इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। यहाँ चूहे का व्यवहार उसके लक्ष्य को पाने का एक साधन या इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। अच्छा, तो ये तीनों नाम सक्रिय, क्रिया प्रसूत और साधनात्मक इस बात पर फोकस करते हैं कि सीखने वाला कुछ करता है और उसका वो काम एक साधन की तरह होता है। अब दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरा ग्रुप उन नामों का है जो उस व्यवहार के कारण और नतीजे पर जोर देते हैं। जैसे पहला है नैमित्तिक अधिगम, पर्पसिव लर्निंग। जी, नैमित्तिक शब्द निमित्त से बना है, जिसका मतलब है किसी कारण से। चूहे का लीवर दबाना भोजन पाने के निमित्त से हो रहा है। इसलिए नोट्स की एक लाइन कहती है, चूहे की प्रतिक्रिया भोजन पाने का निमित्त है, साधन है। ठीक है। और दूसरा है टाइप आर या आरएस बॉन्ड। यहाँ आर का मतलब है रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया और एस का मतलब है स्टिमुलस, जो यहाँ पुनर्बलन है। स्किनर का मानना था कि पहले अनुक्रिया आर होती है और उसके बाद मिलने वाला पुनर्बलन एस उस अनुक्रिया को मजबूत करता है। अच्छा, ये पावलोव के टाइप एस से अलग है, जहाँ पहले स्टिमुलस यानी घंटी बजती थी और फिर रिस्पॉन्स यानी लार आती थी। एकदम सही। ये वर्गीकरण बहुत मददगार है। इससे ये सारे नाम एक कहानी की तरह जुड़ जाते हैं और उन्हें याद रखना काफी आसान हो जाता है। तो अब तक हमने समझा कि हम अपनी मर्जी से काम करते हैं और उन कामों के नतीजे तय करते हैं कि हम भविष्य में वो काम करेंगे या नहीं। नोट्स की एक और बात है, अधिगम क्रमिक होता है और प्रयासों से बढ़ता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सीखना कोई एक झटके में होने वाली घटना नहीं है। ये एक धीमी और सिलसिलेवार मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। चूहा पहली ही कोशिश में लीवर दबाना नहीं सीखता, उसे कई प्रयास करने पड़ते हैं। हर सफल प्रयास के साथ उसका व्यवहार और मजबूत होता जाता है। सीखना धीरे धीरे प्रयासों के साथ बेहतर होता है। और ये बात तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होती है। चाहे परीक्षा की तैयारी हो या कोई नया हुनर सीखना हो, लगातार प्रयास और अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। नोट्स की आखिरी लाइन इस सिद्धांत को हमारे घरों तक ले आती है। बच्चे घरों में टीवी, मोबाइल देखना, खाना या मिठाई के उपहार पाना
इसी अधिगम से सीखते हैं। ये इसका सबसे सटीक और व्यवहारिक उदाहरण है। सोचिए, एक बच्चा अपना होमवर्क नहीं कर रहा। माता पिता कहते हैं, अगर तुम अपना होमवर्क खत्म कर लोगे, जो कि एक सक्रिय व्यवहार है, तो तुम्हें 1 घंटा टीवी देखने को मिलेगा, जो कि पुनर्बलन है। बिल्कुल, बच्चा जल्दी से होमवर्क खत्म करता है और उसका इनाम मिल जाता है। और धीरे धीरे बच्चा ये सीख जाता है कि होमवर्क करने का नतीजा अच्छा होता है। वो इस व्यवहार को दोहराने लगता है। ये तो स्किनर के सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण है, जो हम सब अपने घरों में रोज देखते हैं। हाँ, खाना खत्म करोगे तो मिठाई मिलेगी, कमरा साफ करोगे तो दोस्तों के साथ खेलने जा पाओगे। ये सब इसी सिद्धांत पर काम करता है। बिल्कुल, मतलब ये सिद्धांत सिर्फ चूहों और कबूतरों तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में, क्लासरूम मैनेजमेंट में, बच्चों के व्यवहार को एक सही दिशा देने में और यहाँ तक कि बुरी आदतों को छुड़ाने और अच्छी आदतों को अपनाने में भी इसके सिद्धांतों का बहुत इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि हमने इस सिद्धांत के लगभग सभी जरूरी पहलुओं को छू लिया है। परीक्षा के नजरिए से चलिए एक बार जल्दी से उन मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं, जो हर परीक्षार्थी को याद रखने चाहिए। जरूर। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, स्किनर का सिद्धांत सक्रिय व्यवहार पर आधारित है, यानी वो काम जो हम अपनी इच्छा और मर्जी से करते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु, व्यवहार का नियंत्रण उसके परिणाम से होता है। अगर परिणाम अच्छा है तो व्यवहार मजबूत होगा, और इस अच्छे परिणाम को स्किनर ने पुनर्बलन कहा। तीसरा, पुनर्बलन का मतलब सिर्फ इनाम देना नहीं है, बल्कि किसी बुरी चीज को हटाना भी हो सकता है। पर दोनों का मकसद व्यवहार को शक्तिशाली बनाना है, सजा देना नहीं। चौथा, इस सिद्धांत के कई नाम हैं: क्रिया प्रसूत, साधनात्मक, नैमित्तिक, टाइप आर, और ये सभी इसके अलग अलग पहलुओं को बताते हैं। पांचवां, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से प्रेरित है। और आखिरी बात, सीखना एक धीमी, क्रमिक और प्रयासों पर निर्भर करने वाली प्रक्रिया है। यह एक बेहतरीन सारांश है। मुझे लगता है कि इन बिंदुओं को समझने के बाद इस विषय से जुड़े सवालों को हल करना काफी आसान हो जाएगा। निश्चित रूप से। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। स्किनर का सिद्धांत ये बताता है कि हमारा कितना सारा व्यवहार बाहरी इनाम और नतीजों से नियंत्रित होता है। तो सवाल ये उठता है कि जिसे हम स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल कहते हैं, वो असल में कितनी स्वतंत्र है? क्या हम वाकई अपने फैसले खुद लेते हैं, या हम भी उन पुनर्बलन की शक्तियों से बंधे हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं होता?